नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेस पर। आज हम 7 मार्च 2025 का करंट अफेयर देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला करंट अफेयर। हाल ही में औरंगजेब और संभाजी महाराज पर आधारित फिल्मों को लेकर चर्चा हो रही है। क्या चर्चा हो रही है कि ये जो फिल्म है बन रहे हैं मूवी, तो ये बहुत अच्छी बात है, लोगों को हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा है। तो चलिए आज हम लोग न्यूज़ में ये था, लेकिन हम लोग थोड़ा सीखेंगे कि मराठा के बारे में, मराठा साम्राज्य की स्थापना के बारे में सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मराठा साम्राज्य का जो फाउंडर थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज। कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज। वो कब तक 1630 से 1680 के बीच में राज किए थे। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल यहीं से बनेगा कि हु वाज द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर। तो आंसर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? स्टैब्लिश जो है वो 1674 में हुई थी। कब हुई थी? 1674 में। राजधानी कहाँ बना गया था? रायगढ़ में। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने मुगलों, आदिल शाही और कुतुब शाही के खिलाफ संघर्ष किया और एक मजबूत प्रशासनिक और फिर सैन्य व्यवस्था बनाई। ठीक है, जो छत्रपति शिवाजी थे वो मुगलों से लड़ाई किए, आदिल शाही से लड़ाई किए, कुतुब शाही से लड़ाई किए। इन उसके बाद वो मजबूत अपना नींव रखे और अपना पॉलिटिकल करियर वहां से चालू किया। ठीक है, 1674 में शिवाजी महाराज ने रायगढ़ को स्वयं को छत्रपति घोषित किया, जिससे मराठा साम्राज्य की औपचारिक स्थापना हुई। ठीक है, तो वो छत्रपति कब अपने आप को घोषित किया? 1674 में। ठीक है, तो वो जब जब वो अपना पॉलिटिकल करियर चालू किए थे तो उस वक्त उन्होंने क्या क्या बनाया? अष्ट प्रधान मंडल बनाया, मतलब 8 मंत्रियों का परिषद बनाया। ठीक है, और गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाया। ठीक है, और किलों का मजबूत नेटवर्क बनाया, मतलब बहुत सारा किला अपने जहाँ जहाँ इनका इलाका था उस इलाका में बड़े बड़े किला इस्टेब्लिश किया, ताकि वहाँ से अपना पहचान वहाँ से बनाए कि ये छत्रपति शिवाजी का किला है। अच्छा चलिए और भी आगे देखते हैं क्या है। शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य, जब शिवाजी का डेथ हुआ तो उनके पुत्र संभाजी, और इन्हीं का मूवी बन रहा है। और फिर राजा राम 1600 इतना 1689 से लेकर आपका 1700 के बीच में वो शासन हुआ। हालांकि इस समय औरंगजेब जो थे मराठा के खिलाफ बड़ा युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण से मराठा कमजोर में आ गए। लेकिन 1707 में फिर से वापस और औरंगजेब के मरने के बाद मराठों ने फिर से अपनी ताकत हासिल की, और बालाजी विश्वनाथ जो थे 1713 से 20 के बीच में वो नेतृत्व पेशवा प्रणाली सिस्टम शुरू हो गया वहां से। पेशवा सिस्टम क्या था कि पेशवा सिस्टम ऐसा सिस्टम था जहाँ पे जो 8 मंत्री का, ये जो हमारे यहाँ आपके यहाँ पे जो 8 मंत्री का जो परिषद बना है, पेशवा सिस्टम किसे बोलते हैं वो मैं समझा रहा हूँ। 8 मंत्री का जो परिषद बना है उनमें से किसी एक को प्रधानमंत्री चुना जाता था, और उन्हें ज़्यादा पावर दिया जाता था, ताकि वो जो छत्रपति शिवाजी या जो राजा के गद्दी में बैठते थे उसका ज़्यादा क्लोज वो रहते थे। तो 1713 और से लेकर 1720 के बीच में पेशवा सिस्टम शुरू हुआ था। और यहाँ पे प्रधानमंत्री मतलब 8 मंत्रियों का एक, इसमें से एक ठो को किसी एक को चुना जाता था जिसको पेशवा बोला जाता था। और तो जिसको पेशवा बोला जाता था, उसी समय क्या हुआ ना कि जब पेशवा आने लगे तो मराठाओं की कुछ उन्हीं का कॉन्सेप्ट यूज करके पेशवा ही राज्य में राज करना धीरे धीरे चालू कर दिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो पेशवा अंपायर था, सबसे पहला में
जो वो है बाजीराव प्रथम। इसका प्रथम इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सबसे पहले बाजीराव प्रथम। उसके बाद नाना साहेब पेशवा बने, फिर माधवराव पेशवा बने। बाजीराव अपने जीवन में कभी भी हारे नहीं थे, नेवर लॉस्ट अ बैटल। ठीक है, उसके बाद फिर नाना फडणवीस बने। सबका डेट हमने लिख दिया है, ठीक है, वो देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, मराठा साम्राज्य का उत्तर भारत, बंगाल, दक्षिण भारत तक फैल गया था। ठीक है, दिल्ली पर मराठाओं का प्रभुत्व, लेकिन 1761 में पानीपत का तीसरा लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली हार गए थे। ठीक है, तो मराठा साम्राज्य का पतन मतलब कैसे इसका डिक्लाइन होना चालू हुआ कि 1761 की लड़ाई में वो हार गए। फिर 1802 में ब्रिटिश की लड़ाई में संघर्ष हुआ। उसके बाद फिर 1818 में एंग्लो मराठा वार हुआ, जिसमें से फिर उनको हार साबित हुआ। तो ऐसे लगातार हार झेलते झेलते उनकी क्या हुआ, उनकी साम्राज्य गिरना चालू हो गया। तो चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपको अभी हमने सिखाया। न्यूज़ तो हमारा सिर्फ उसके मूवी के बारे में था। ये मूवी हाल ही में पूरा चर्चित में जा रही है संभाजी महाराज का, तो उसी से रिलेटेड तो हमने सोचा कि चलो मराठा जो साम्राज्य है वो कैसे इस्टेब्लिश हुआ ये सब बता दिया जाए। और आप लोग कमेंट में क्वेश्चन में दे दूंगा, उस वक्त आप लोग क्वेश्चन कमेंट पिन बॉक्स पे रहेगा पिन किया हुआ, वो उस जगह पे आप कमेंट से क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर जाते हैं। प्रधानमंत्री ने हिमालय क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता पर जोर दिया है। ठीक है, प्रधानमंत्री क्या बोले हैं, हिमालय क्षेत्र जितना है उस पर क्या किया है कि पर्यटन को बढ़ावा, मतलब टूरिस्ट प्लेस बढ़ावा देने का जोर दिया है। तो शीतकालीन पर्यटन आर्थिक रूप से लाभदायक होता है, मतलब ठंडों में पर्यटन जो होता है विंटर सीजनली जो होता है, मतलब सीजनली जो होता है वो बहुत लाभदायक होता है। इसके लिए हमारा इकोनॉमी के लिए, मान लीजिए वहाँ पे अगर समय समय पे क्या होता है कि लोग घूमने के लिए सोचते हैं, तो ठंडा के दिन में ज़्यादातर मान के चलो कि वो घूमने का प्रयास करते हैं, तो क्रूशियल रोल निभाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को सीखना क्या है कि चलो हम लोग देख लेते हैं कि भारत में जो मेजर हिमालय से रिलेटेड जो क्षेत्र है, पर्यटक क्षेत्र कौन कौन है। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड ही न्यूज़ में था, तो उत्तराखंड के बारे में ही देख लेते हैं। और ये सब डायरेक्टली आपके आरआरबी एनटीपीसी में सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप पढ़िएगा। चलिए अब सबसे पहला देख लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। भारत के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये तीनों आपका हिमालय से जुड़ी हुई बातें हैं। तो चलिए सबसे पहला हम लोग उत्तराखंड को देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जम्मू कश्मीर यहाँ दिया हुआ है, तो चलिए जम्मू कश्मीर पे स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धरती का स्वर्ग, यानी कि अंग्रेजी में इसे बोले तो पैराडाइज ऑन अर्थ। इसका क्या क्या कहाँ जगह घूमने लायक है, श्रीनगर में जो डल झील है, सिकरा राइड है, मुगल गार्डन है और हाउस बोट है। ठीक है, एक आपका गुलमार्ग है जहाँ स्काइंग होता है, गोडला राइड है, हरी भरी घाटियाँ हैं। ठीक है, एक है लेह लद्दाख, एक है वैष्णोई देवी। ये चार जगह जहाँ प्रमुख है, जहाँ पे आप जम्मू कश्मीर अगर घूमने जाते हैं तो ये चार जगह आपके लिए, मतलब चार जगह छोड़ना नहीं है घूमने के लिए, तो ये बहुत ही फेमस है। जम्मू कश्मीर इज नॉन एज पैराडाइज ऑन अर्थ ड्यू टू इट्स ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप, स्नो, ये सब के लिए फेमस है। जैसे वहाँ पे जो ठंडा वाला बर्फ वगैरह ये सब के लिए फेमस है। जैसे वैष्णो देवी का मंदिर है उसके लिए बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये रहा जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा जानकारी। उसके बाद थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट क्या बन सकता है, ये शहर, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि ये शहर कहाँ पे है, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उत्तराखंड देख लेते हैं। उत्तराखंड क्या है, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, लैंड ऑफ गॉड्स, जहाँ पे ऋषिकेश और हरिद्वार है, नैनीताल है, मसूरी है, केदारनाथ और बद्रीनाथ है। ये सब बहुत फेमस है ना। जैसे ऋषिकेश में जहाँ गंगा आरती होता है, योग केंद्र है, रिवर राफ्टिंग होता है। ठीक है, और नैनीताल में क्या, नैनी झील है,
स्नो ऑफ पॉइंट है, मॉल रोड है। तो ये सब घूमने का जगह है, ठीक है, इसमें ज़्यादा फोकस नहीं है। लेकिन आपको ऐसा है कि सवाल पूछ लिया जाएगा कि स्नो व्यू पॉइंट कहाँ पे है, तो आपको बताना पड़ेगा। ऑप्शन में 4 शहर का नाम दे दिया जाएगा, तो ऑप्शन में अगर आपको याद रहेगा, हमारी ये करंट अफेयर आप अच्छा से पढ़िएगा तो आपको हो सके याद रहेगा। और अगर पीडीएफ, किन्हीं को पीडीएफ का ज़रूरत है तो डायरेक्ट आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका हिमाचल प्रदेश। इसको लैंड ऑफ एडवेंचर एंड हिल स्टेशन कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश को क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ एडवेंचर और हिल स्टेशन, एडवेंचर और हिल स्टेशनों का घर है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है भाई? शिमला है जो घूमने का जगह है, मनाली है, धर्मशाला है, मैक्लोडगंज है, एक हमारे झारखंड में भी है। मैं आपको बता दूं कि रांची में एक है मैक्लोस्कीगंज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रांची में, मिनी लंदन ऑफ इंडिया, तो मैक्लोस्कीगंज। उसी तरह यहाँ पे है आपका धर्मशाला और मैक्लोईगंज, ठीक है। उसके बाद स्पीति और लाहौल है। तो ये सब जगह है जहाँ फेमस है आपका हिमाचल प्रदेश के लिए, ठीक है। तो शिमला में क्या क्या फेमस है? मॉल रोड है, कुफरी है, रिज मैदान है, क्राइस्ट चर्च है, ठीक है। तो ये सब वहाँ घूमने के लायक है। और क्या, मनाली में रोहतांग, रोहतांग पास है ना। ये जो पास, ये रोहतांग पास है, मतलब क्या, वहाँ पे दूसरे देश का बॉर्डर है। रोहतांग पास मतलब चाइना का बॉर्डर है उस जगह पे, नहीं सॉरी, रोहतांग पास, हाँ ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में सार्वजनिक सुरक्षा पीएसए हुआ। क्या हुआ भाई? इसमें कारण क्या है? पब्लिक सेफ्टी एक्ट पे कुछ गड़बड़ी हुआ है। क्या गड़बड़ी हुआ है? लेकर विवाद हुआ है। तो यह कानून किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के 2 साल की हिरासत में रखने की अनुमति देती है। तो वहाँ के जो जम्मू कश्मीर के हमारे पूर्व जो वहाँ पर सीएम थे, वो उन्हीं ने कुछ गड़बड़ी किए हैं, जिसके कारण से ये न्यूज़ में चल रहा है, मिस यूज़ किए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ क्या है, ठीक है। भारत में निवारक निरोध कानून थोड़ा जान लेते हैं। तो यह कानून जो है एक कानून प्रावधान है जिसमें सरकार किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए राष्ट्र की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा मानकर हिरासत में ले सकती है। मतलब कोई भी व्यक्ति यहाँ, यह ये कानून जो प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ है, तो इसमें क्या करेगा कि आपको डायरेक्टली गिरफ्तार कर लिया जाएगा शक के गुजारिश से। अगर आप कुछ गलती करो या ना करो, अगर आपको किसी तरह से आप पे शक हो जाए तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये यहाँ पे डायरेक्ट कानून है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग का जो मौलिक अधिकार है, ये अनुच्छेद 22 का उल्लंघन होता है, सीधा सीधे ऐसे समझेंगे। क्योंकि अनुच्छेद 22 में हम लोग को राइट्स दिया हुआ है कि किसी फ्रीडम ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ राइट्स रहने का, है ना। तो ये सब का हमारा फंडामेंटल राइट्स का कुल मिला के उल्लंघन होता है इस लॉ पे। लेकिन कुछ बातें हैं जो अनुच्छेद 22 में लिखा गया है कि व्यक्ति को 3 महीने तक बिना सुनवाई हिरासत में रखा जा सकता है। उसके उतना, ये प्लस पॉइंट है कि 3 महीना तक ही आपको, अगर कोई अगर गलती से आपको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस वगैरह, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 महीने तक रख सकता है। उसके बाद उसको जवाब देना पड़ेगा कि आप उसे क्यों रखे हैं इतने दिन तक। 3 महीने से अधिक अगर हिरासत के लिए सलाहकार, अगर 3 महीने से ज़्यादा आपको रखना चाहते हैं तो वो एडवाइजरी बोर्ड से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 22 में ये सब लिखा गया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपको हिरासत में लिया गया है तो आपको कारण बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये है आर्टिकल 22, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट बातें। इसका फ़ायदा क्या है, थोड़ा फ़ायदा भी पढ़ लेते हैं। हेल्प्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। इससे क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखता है। कोई आदमी अगर ये लॉ रहता है ना, तो यही डर से कोई गलत कदम ना उठाए, इसके ये बहुत अच्छा फ़ायदा है हमारे। उसके बाद क्या है, आतंकवाद और संगठित अपराध को रोकने में मददगार है। यूजफुल इन प्रिवेंटिंग टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अगर किसी कोई प्लान बनाता है क्राइम करने का, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
या लॉ में ऐसा लिखा गया है कि आपको शक के ही मुताबिक आपको क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा बिना कुछ सोचे समझे। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, इसका नुकसान क्या है, वही मैंने बताया कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। कोई आदमी गलती नहीं करे उसे भी अगर शक के आधार से गिरफ्तार किया जा सकता है। सरकारी दुरुपयोग और निर्दोष गिरफ्तार की संभावना है, जैसे कोई पुलिस अगर किसी पे दुश्मनी निकालना है तो वो निकालता है उस जगह पे, तो ये थोड़ा सा कुछ इसका मिसयूज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग सीख लिए कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ किसे बोलते हैं। तो चलिए, भारत नेपाल शैक्षणिक संबंध अभी फिलहाल न्यूज में चल रहा है। इंडिया नेपाल एजुकेशनल रिलेशन। चलिए, भारत नेपाल शांति संधि हुआ था, कब हुआ था, 1950 में। नेपाल पीस ट्रीटी, इसको क्या बोलेंगे, इंडिया नेपाल पीस ट्रीटी कब हुआ था, 1950 में। ये क्या बोलता है, ग्रांट्स इक्वल राइट्स टू सिटीजन ऑफ बोथ कंट्री, मतलब दोनों कंट्री का जो नागरिक है दोनों का समान अधिकार मिलता है। इस पे क्या मिलता है, दोनों जो कंट्री है इन दोनों को वे समान अधिकार मिलता है, ठीक है। इसका यही पीस हुआ था, संधि जो हुआ था 1950 में, यही किया गया था। तो भारतीय विश्वविद्यालय रिसेंटली कंसर्न वेयर रेज्ड अबाउट नेपाली स्टूडेंट फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। ये न्यूज में इसीलिए आया था क्योंकि हाल ही में क्या हुआ है कि कोई नेपाली स्टूडेंट है उसको अलग भेदभाव से देखा जा रहा है इंडिया के यूनिवर्सिटीज में, तो इसीलिए चर्चा में रह रहा है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कुछ इसका हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि इंडिया नेपाल बायलैटरल रिलेशन क्या है। बायलैटरल रिलेशन मतलब मैंने बताया था कि दो देशों के बीच में जो रिलेशन हो, कुछ भी होता है तो उसको जैसे यहाँ रिलेशन के बारे में बोल रहा है तो बायलैटरल रिलेशन बोलेंगे। अगर यहाँ पे अगर व्यापार के बारे में बोलता है तो बायलैटरल ट्रेड बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो कोऑपरेशन इन एजुकेशन, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा कि इंडिया नेपाल बायलैटरल रिलेशन क्या है। इसका हिस्ट्री थोड़ा देख लेते हैं। भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता है। क्या रिश्ता है, रोटी बेटी का। भारत और नेपाल का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है जो सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से बहुत गहरा है, ठीक है। मतलब सांस्कृतिक भी है, धार्मिक भी है और ऐतिहासिक भी है, मतलब कल्चरल रिलीजियस और हिस्टोरिकल बॉन्ड है। तो दोनों देश के बीच 1950 के, ये हमने बता दिया है, शांति और मित्रता का संधि हुआ था। तहत नागरिक के आज़ादी से यात्रा और काम करने की अनुमति है। मतलब उस जगह पे यहाँ यहाँ क्या होता है कि हम लोग को कोई वीज़ा नहीं बनाना पड़ता है नेपाल में जाने के लिए किसी तरह का। आप यहाँ डायरेक्टली आप यहाँ से नेपाल घूमने जा सकते हो बिना कोई वीज़ा का, आप आधार कार्ड से भी जा सकते हो। काठमांडू और वाराणसी जैसे शहर धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। काठमांडू नेपाल का है और वाराणसी आपका भारत का है। चलिए, इंडिया एंड नेपाल यही बताया, सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। सिटीज लाइक काठमांडू एंड वाराणसी शेयर स्ट्रॉन्ग रिलीजियस एंड कल्चरल टाइज, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन है भारत और नेपाल के बीच में, और ये आपका एक संधि बना हुआ है, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 में बना हुआ है। तो ये ध्यान में, हिस्ट्री में ये बात आपको पूछा जा सकता है। चलिए, इसका कुछ इकोनॉमिक ट्रेड देख लेते हैं कि आर्थिक और व्यापारिक सहयोग क्या है। नेपाल के कुल व्यापार का लगभग 60% भारत के साथ होता है। नेपाल का जो भी बिजनेस होता है वो 60% डिपेंड किस पे करता है, वो भारत पे डिपेंड करता है। भारत नेपाल का जैसे कि तेल, गैस, बिजली, खाद्य सामग्री आपूर्ति करता है, ठीक है ना। तो भारत के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे सड़कें, रेलवे, हाइड्रो पावर में निवेश कर रहा है भारत, है ना। इंडिया जो है वो इन्वेस्टिंग कर रहा है नेपाल में किस क्षेत्र में, रोड, रेलवे और हाइड्रो पावर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत भारत इन्वेस्ट कर रहा है तो भारत अपने फायदे में है, ठीक है। तो नेपाल का भी कुछ बिजनेस है कि सारा बिजनेस है। अभी हम लोग का इधर आपका ठंडे के दिन में नेपाली लोग स्वेटर वेटर ज़्यादा बेचते हैं तरह तरह का। तो एक आम मैंने बताया कि बिजनेस लाइव हम लोग देखते भी हैं। शिक्षा क्षेत्र में कुछ भारत का सहयोग देख लेते हैं।
छात्रवृत्ति और उच्च शिक्षा मिलता है, स्कॉलरशिप और हायर एजुकेशन भी यहाँ पे मिलता है भारत में। ठीक है, भारत नेपाल के छात्रों को ICCR इंडियन काउंसिल ऑफ फॉर कल्चरल रिलेशन के तहत छात्रवृत्ति का प्रदान करती है। ठीक है ना। कई नेपाली छात्र दिल्ली, बनारस, पुणे और अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, नेपाल के कई भारतीय सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। ठीक है, नेपाल में कई बहुत सारे इंडियन स्कूल है जो जहाँ CBSE पैटर्न चलता है। ठीक है ना। तो ये सब सारा इंग्लिश में हमने दोनों, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आप लोग लाइक बटन जरूर दबाइएगा, और लाइक और कमेंट, अगर किसी भी बच्चे को किसी तरह से किसी में डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मेडिकल वेयरवेल्स, स्वास्थ्य में AI का उपयोग। अच्छा, हाल ही में क्या हो रहा है ना कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ही चर्चित में है। तो उसमें चर्चित में क्या है कि अब क्या है, मेडिकल क्षेत्र में भी चर्चित में, जैसे एक डिवाइस उसने बनाया है, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस, CGM। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस क्या होता है। तो ये जो है ना ग्लूकोज को हमेशा तुरंत 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 आपके ग्लूकोज के बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी देता है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, इसीलिए AI इस फील्ड में क्या है ना बहुत ही ज़्यादा चर्चित में हो रहा है। तो इस पर बहुत सारा बड़े बड़े जो चिकित्सक हैं बहस भी हो रहा है, बात हो रहा है, क्योंकि बहुत कोई का AI आने से ठप्पा लग रहा है, सीधा सीधे ऐसे समझेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं कुछ हिस्ट्री AI का। भारत के AI गवर्नमेंट इनिशिएटिव कि मतलब गवर्नमेंट क्या क्या कदम उठा रहे हैं AI के लिए। तो सबसे पहला चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका राष्ट्रीय AI नीति, नेशनल AI स्ट्रेटेजी क्या है, जो नीति आयोग 2018 में बनाई गई थी। कब बनाई थी? 2018 में। तो क्या है इसका थीम, क्या है आपको नेशनल AI स्ट्रेटेजी थीम याद रखना है, AI फॉर ऑल। फोकस एरिया क्या है, किस पे फोकस कर रहा है, हेल्थ केयर पे, एग्रीकल्चर पे, एजुकेशन पे, स्मार्ट सिटीज पे और ट्रांसपोर्ट पे, ये सब जगहों पे AI का फोकस हो रहा है। ठीक है ना। गोल क्या है, टू मेक इंडिया एन AI इनोवेशन हब एंड प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ। AI का हब बनाने का गोल है, मतलब यहाँ पे इंडिया को और समावेश विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है ना, ये सब इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और भी AI के बारे में। प्रमुख सरकारी पहल क्या है, तो सबसे पहला है आपका इंडिया AI। ठीक है ना। तो अभी हाल ही फिलहाल मैंने इसे MCQ भी करवाया था। राष्ट्रीय AI पोर्टल AI.gov.in आप जा सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं, और AI रिसर्च और इनोवेशन का बढ़ावा देने के लिए यह पोर्टल है। तो देख सकते हैं वहाँ जाके बाद रिसर्च वगैरह देख सकते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, सपोर्ट फॉर AI स्टार्टअप, जो अगर AI स्टार्टअप कर रहे हैं उसके लिए और रिसोर्सेज के लिए, दोनों के लिए ये सपोर्ट करेगा इंडिया AI। ठीक है ना, ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। चलिए नेक्स्ट है नेशनल AI रिसर्च सेंटर। क्या है, AI एक्सीलेंस सेंटर एंड कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर बीइंग डेवलप्ड, है ना। तो बहुत सारा जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कहीं बिल्डिंग वगैरह बन रहा है तो AI के सहायता से बनाया जा रहा है। ठीक है, ये कहाँ है, नेशनल AI रिसर्च सेंटर में ये किया जा रहा है। जैसे आपका इसका कोलैबोरेशन कौन कौन इसके साथ दे रहे हैं, IITs, IISc एंड अदर इंस्टीट्यूट फॉर AI रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये सब साथ दे रहे हैं। ठीक है, नेशनल AI रिसर्च सेंटर। चलिए कुछ और है थोड़ा देख लेते हैं, और एक तो लास्ट है आपका मेक इन इंडिया एंड AI। मेक इन इंडिया जो हमारा सिस्टम चला है और AI के बीच में क्या है थोड़ा देख लेते हैं। AI आधारित स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन और इंडस्ट्री 4.0 बनाया को बढ़ावा देने के लिए बात चल रहा है। ठीक है ना, तो ये प्रमोट कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमेशन में, इंडस्ट्री में, ये सब जगहों में इसे प्रमोट किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत AI का उपयोग हो रहा है। कि अगर आप आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, मतलब खुद खुद पे जैसे
आप बॉयकॉट करो, मतलब बहिष्कार करो चाइना के सामान के लिए, तो ये एआई बहुत उपयोगी है इसके लिए। चलिए अभी थोड़ा एक स्पोर्ट्स का न्यूज़ देख लेते हैं, क्या न्यूज़ है स्पोर्ट्स का। हीरो होंडा ओपन 2025 हीरो होंडा ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन डीएलएफ गोल्ड एंड कंट्री क्लब गुरुग्राम 27 से 30 मार्च 2025 तक किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में कुल पुरस्कार कितना है? $2.25 मिलियन। ठीक है। वीर क्या है, वीर अहलावत, शुभांकर शर्मा एंड मनु गंडास जैसे शीर्ष भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय गोल्फर के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। ये जो 3 खिलाड़ी है भारत के हैं जो compete करेंगे इंटरनेशनल गोल्फर के साथ, जो अंतर्राष्ट्रीय गोल्फर हैं बड़े नाम दर्जे वाले। तो ये हमारे भारत के वीर अहलावत, शुभांकर शर्मा और मनु गंडास, ये तीनों compete करेंगे। ठीक है। प्राइज पूल कितना है आपका? $2.25 मिलियन। चलिए ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हमारा न्यूज़ था, करंट अफेयर। तो दोस्तों जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन ना दबाना भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और हमने जितना भी करंट अफेयर बताया है सारा एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, खास करके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि कमेंट में ही आपका सवालों का जवाब दिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में 8 मार्च को।